दोस्तों कैसे आप लोग। चलिए आपका जो पीएचडी पैट का सीरीज चल रहा था सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पीएचडी पैट यानी कि जो मॉक टेस्ट है उसको हम शुरू करते हैं फिर से। अभी जो भी एग्जाम आपका पीएचडी पैट का हो रहा है सबके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, और ये एमसीक्यू जो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसी के बेस पे डिजाइन किया गया है, और आप कंटिन्यू बने रहे, आपका पेपर वन बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आता है तो आप अधिकांश क्वेश्चन इस बार कर सकते हैं, और एग्जाम में ऐसा लगेगा कि सारा क्वेश्चन किया हुआ ही पूछा जा रहा है, ऐसा ना बुझाएगा कि पहले बार कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी पैट का एग्जाम है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चंस की ओर। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, फिर मैं बार बार कहता हूं कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं चैनल पे जाएंगे, आपको 5-6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटी का दिख जाएगा, जो आप वहां से देख सकते हैं और आपको आइडिया जनरेट हो जाएगा कि क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है, जो नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर एक बार जाके देख लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च? एक्शन रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यही कह रहा है ना कि एक्शन रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए। ठीक है, तो एक्शन उद्देश्य रिसर्च क्या होता है? टू डेवलप न्यू थ्योरी। जी नहीं, एक्शन रिसर्च में नया थ्योरी डेवलप नहीं होता, यह अप्लाइड रिसर्च में होता है। टू सॉल्व इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जहां भी ये इमीडिएट लिखा रहेगा ना वहां सीधा आप समझिएगा एक्शन रिसर्च पूछा जा रहा है। ठीक है, और प्रॉब्लम की सॉल्व करना इन द क्लासरूम, ये क्या है आपका एक्शन रिसर्च है। कक्षा की तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, ये आपका जो है सो एक्शन रिसर्च को शो करता है। ठीक, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी कि जहां भी आपको यहाँ एक्शन है यहाँ इमीडिएट दिखेगा, आप एक्शन रिसर्च को टिक करेंगे, टाइम का बचत होगा। ठीक है, अब आते हैं क्यों होगा। तो एक्शन रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सिस्टमेटिक होता है और साइक्लिकल प्रोसेस होता है। रिसर्च ऐसे भी सिस्टमेटिक मैंने पहले बताया है, साइक्लिकल प्रोसेस होता है इन विच ए टीचर और जो प्रैक्टिस करता है प्रैक्टिशनर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। सबसे पहले समस्या क्या है भाई उसको आइडेंटिफाई करे। ठीक है, जब समस्या आइडेंटिफाई कर लेंगे तो खुद से बखुद आपका रिसर्च आगे की ओर बढ़ना शुरू होगा। ऑन वर्किंग सिचुएशंस प्लान्स एंड एक्शन, जो भी एक्शंस आपको करना है, इम्प्लीमेंट जो लाना है, ऑब्जर्व द रिजल्ट्स एंड रिफ्लेक्ट्स और फॉर इम्प्रूवमेंट, यही वर्ड है। जो इम्प्रूवमेंट कहीं भी दिखेगा सीधा आप एक्शन रिसर्च की ओर मूव करेंगे। ठीक है, इससे ये कीवर्ड हुआ, क्या हुआ? ये कीवर्ड हुआ जिससे आपका टाइम का एग्जाम में बचत होगा। इसलिए हम कुछ कुछ जो है कीवर्ड जो जहां रहता है उसे आपको बताते चलते हैं। इट्स मेन एम इज नॉट थ्योरी बिल्डिंग, इसका मेन एम थ्योरी को डेवलप नहीं करना होता है बल्कि इमीडिएट इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि तुरंत प्रैक्टिस के लिए डेवलप किया जाता है, वो आपका एक्शन रिसर्च होता है। ठीक है, यानी कि एक्शन रिसर्च जो है एक चक्रीय चक्रीय होता है, व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपनी कक्षा की समस्याएं पहचान कर योजना बनाता है। भाई क्लास में समस्या क्या है पहले उसे पहचानिए, फिर अपना एक प्लान बनाई योजना बनाते हैं, क्रियान्वयन करता है और परिणामों का अवलोकन कर, जो भी समस्या परिणाम आ रहा है उसको अवलोकन करा जाता है और आत्मचिंतन द्वारा सुधार करता है कि भाई क्या इसमें सुधार करने की जरूरत है, उसे आत्मचिंतन करा जाता है। इसका उद्देश्य सिद्धांत निर्माण नहीं बल्कि तात्कालिक व्यवहार सुधार होता है, कि तत्काल सुधार करना हो तो एक्शन रिसर्च किया जाता है। जी चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज प्राइमरली कंसर्न विद, यानी कि अप्लाइड रिसर्च क्या कंसर्न करता है। अप्लाइड रिसर्च मुख्यतः किससे संबंधित होता है, ये क्वेश्चन है। तो डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्सल लॉ अप्लाइड रिसर्च में नहीं होता है। एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरीज टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम, जी हाँ, जो पहले का थ्योरी होता है एग्जिस्टिंग थ्योरी होता है और सॉल्व रियल प्रॉब्लम जो सॉल्व करा जाता है वो आपका अप्लाइड रिसर्च होता है, यानी कि विद्यमान सिद्धांतों का प्रयोग कर वास्तविक समस्याओं का समाधान जो करा जाता है वो आपका अप्लाइड रिसर्च का पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि अप्लाइड रिसर्च जो होता है, अप्लाइड रिसर्च फोकस ऑन
प्रैक्टिकल यूज ऑफ नॉलेज, यानी कि प्रैक्टिकल यूज ऑफ नॉलेज पे फोकस करता है, जो कि अप्लाइड रिसर्च होता है। इट अप्लाइज ऑलरेडी established principles and theories to solve concrete problems in education, health, agriculture and industries को सोल्व करा जाता है। अप्लाइड रिसर्च एक्चुअली का उद्देश्य ज्ञान की उपयोगिता है, ठीक है। ज्ञान का उपयोगिता किसमें होता है आपका, वो अप्लाइड रिसर्च में होता है, ज्ञान का उपयोगिता, ठीक है। इसमें पहले से विकसित सिद्धांतों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उद्योग जैसी वास्तविक समस्याओं के समाधान में प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी समस्याएं हैं उसे समाधान कर से, कृषि हुआ, स्वास्थ्य हुआ, उद्योग हुआ, तो उसके लिए एक अप्लाइड रिसर्च का यूज किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, विच इज एन एजेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि प्रायोगिक जो रिसर्च होता है, प्रयोग वाला रिसर्च, शोध की अनिवार्य विशेषता कौन सी है। जो प्रयोग की शोध की अनिवार्य विशेषता कौन सी है, तो देखिए जब एक्सपेरिमेंटल करेक्टर आता है ना, तो वहां मैनिपुलेट होना ही होना है। तो मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, और एक चीज इसका और है जो आपको याद रखना है, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। जहां भी दिखेगा कॉज एंड इफेक्ट, आप वहां पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को चूज करेंगे, ठीक है। मैनिपुलेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, कंट्रोल कंडीशन हो गया, ठीक है। कंट्रोल कंडीशन भी जो होता है आपका, वो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। ये जितना भी सारे पॉइंट बताए हैं, सबका सब पॉइंट होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है इसमें इन्वॉल्व होता है मैनिपुलेशन, जी मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है। मैनिपुलेशन आप खुद कंट्रोल कंडीशंस में रहता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, ठीक है। अंडर कंट्रोल कंडीशंस टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट करता है। दस द एस्टैब्लिशिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जो एस्टैब्लिश करता है, वो आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ठीक है। यानी कि प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर को नियंत्रित परिस्थिति में बदला जाता है, जो नियंत्रित करके रखा जाता है उसको बदला जाता है, उसके प्रभाव को आश्रित चर पर मापा जाता है, जी। जिससे कारण कार्य संबंध स्थापित होता है, क्या कारण है क्या कार्य है वो स्थापित होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ए गुड साइंटिफिक हाइपोथेसिस मस्ट बी, यानी कि एक जो साइंटिफिक हाइपोथेसिस बनता है वो क्या, एक अच्छी वैज्ञानिक परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो उसके लिए देखिए भोग एंड वैल्यू लेडेन, अस्पष्ट कभी नहीं होना चाहिए। टेस्टेबल एंड फॉल्सिफेबल, यानी कि परीक्षण योग्य एवं खंडनीय, बिल्कुल सही है कि आप जो वर्क कर रहे हैं साइंटिफिक वर्क परीक्षण योग्य होना चाहिए और खंडनीय भी होना चाहिए। ये हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव एजम्पशंस, अगर क्वेश्चन आवे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, तो हाइपोथेसिस क्या होता है भाई, एक टेंटेटिव होता है। क्या होता है, आप बोलेंगे कि हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव आइडिया, ठीक है। टेंटेटिव मतलब हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव, ठीक। which should be capable of empirical and स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, इट मस्ट भी क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक और फॉल्सिफिएबल, पूरा क्लियर स्पेसिफिक होना चाहिए, जी। यानी कि परिकल्पना एक अस्थायी अनुमान होती है या स्थायी नहीं होती है, जिससे अनुभवजन्य एवं सांख्यिकीय विधियों से परखा जा सके। यह स्पष्ट, विशिष्ट और खंडनीय होनी चाहिए। यही एक गुड हाइपोथेसिस साइंटिफिक व्यू होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या है आपका यहाँ पे कि टी टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड व्हेन, टी टेस्ट का प्रयोग शाब्दिक उपयुक्त कब होता है, यानी कि टी टेस्ट का प्रयोग कब किया जाता है। सैंपल इन लार्ज, नहीं, सैंपल जब छोटा होता है तब टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मोर देन ग्रुप कंपेयर करने के लिए नहीं होता है। डाटा आर क्वालिटेटिव, ये नहीं होता है। सैंपल इज स्मॉल, जब सैंपल छोटा हो, ठीक है। जब मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे होते हैं और सैंपल छोटा होता है तो वहां पे हम टी टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे कि टी टेस्ट मतलब स्मॉल सैंपल, लेस देन 30 से कम की बात करा जा रहा है, इसलिए हम टी टेस्ट करते हैं। एंड पॉपुलेशन वेरिएशन इज अननोन, हमें पता नहीं होता, नमूना छोटा है
छोटा हो और विचलन अज्ञात हो तो यहाँ पे जो है टी टेस्ट करा जाता है। ठीक, यानी कि टी टेस्ट देख लीजिए, टी टेस्ट यूज फॉर स्मॉल सैंपल लेस देन 30, जी 30 से कम होता है वो आपका टी टेस्ट होता है। ठीक है, व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन, हमें पॉपुलेशन पता नहीं होता है लेकिन 30 से कम होनी चाहिए। ठीक है, स्मॉल डाटा के फॉर्म में अगर जहां भी बात किया जाए वहां आपका टी टेस्ट होता है। ठीक है, एंड डाटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स। ठीक ना, यानी कि टी टेस्ट का प्रयोग छोटे नमूनों 30 से कम में किया जाता है। आप याद रखेंगे कि जब भी टी टेस्ट की बात आएगी तो 30 से कम जो नमूना होता है वो नमूना में टी टेस्ट करा जाता है। और जब जनसंख्या का मानक विचलन ज्ञात ना हो, जब पता भी ना हो कुछ हो, तो अब करेंगे टी टेस्ट। या औसतों के अंतर की सांख्यिकीय सार्थकता जांचता, जो सांख्यिकीय सार्थकता है उसको भी जांचता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्या है, जी टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड व्हेन, यानी कि जी टेस्ट कहाँ पे यूज होता है मोस्ट। जी टेस्ट का प्रयोग, इसको जेड नहीं इसको जी बोलते हैं। ठीक है, जेड लिखा जाता है, जी बोला जाता है। जी टेस्ट का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त कब होता है, यानी कि जब साइज बड़ा हो तो क्या होता है, जी टेस्ट का प्रयोग करा जाता। डायरेक्ट आंसर हिट करते हैं, सैंपल इज लार्ज एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन नोन। ठीक है, यानी कि जब पॉपुलेशन बड़ा हो और पता हो तो वहां पर जी टेस्ट करते हैं। सीधा आप याद रखेंगे कि टी टेस्ट एक अथी है, ट्रिक है, समझ ले जो भी समझे। टी टेस्ट जो होता है स्मॉल के लिए होता है। ठीक है, स्मॉल के लिए आपका होता है टी टेस्ट, और जो जी टेस्ट होता है लार्ज। जी टेस्ट क्या होता है, लार्ज के लिए आपका जो होता है यहाँ पर जी टेस्ट होगा। तो वो ट्रिक समझ लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगा। ठीक है, यानी कि हाँ, जी टेस्ट इज अप्लाइड व्हेन द सैंपल साइज ग्रेटर देन 30, 30 से बड़ा होता है जी सैंपल साइज वो आपका जी टेस्ट होता है, और 30 से कम जो होता है टी टेस्ट होता है। इन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, हाँ पॉपुलेशन पता भी होता है। इट इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है। एंड इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स और प्रोपोर्शंस, वो डिफरेंस तो होता है ये सिग्निफिकेंस। ठीक है, यानी कि जी टेस्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब नमूना बड़ा हो, 30 से या उससे अधिक होता है तो उस कंडीशन में जी टेस्ट करा जाता है। और जनसंख्या का मानक विचलन ज्ञात हो या सामान्य वितरण पर आधारित होता है, और औसत अनुपातों के बीच अंतर की संख्या के सार्थकता जांचता है, वो आपका होता है जी टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट्स अप्लाइड रिसर्च फ्रॉम बेसिक रिसर्च, मतलब कि निम्न में से कौन अप्लाइड रिसर्च को बेसिक रिसर्च से अलग करता है। ये बताइए कि अप्लाइड रिसर्च को बेसिक रिसर्च से कौन अलग करता है। तो अप्लाइड रिसर्च फोकस ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी, बात सही है। अप्लाइड रिसर्च में किस फोकस होता है, प्रैक्टिकल पे फोकस होता है। यही जो है बेसिक रिसर्च से अलग करता है इसको, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक, यानी कि अप्लाइड रिसर्च एम एट सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम को अगर सॉल्विंग की बात किया जाए तो अप्लाइड रिसर्च करता है। बाय अप्लाइंग द एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो पहले का थ्योरी होता है उसे भी अप्लाइड करा जाता है। Whereas बेसिक रिसर्च एम एट जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज, बेसिक रिसर्च में क्या होता है भाई, उसमें नया नॉलेज जो है जनरेट होता है, वो आपका बेसिक रिसर्च होता है, नया नॉलेज जनरेट करना बेसिक रिसर्च हुआ। अप्लाइड रिसर्च जो होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज रियल लाइफ प्रॉब्लम होता है आपका, वो अप्लाइड रिसर्च होता है। एंड थ्योरीज, यानी कि न्यू नॉलेज और थ्योरीज को डेवलप किया जाता है, वो आपका क्या होता है, बेसिक रिसर्च होता है। ठीक, हिंदी देख लेते हैं। अप्लाइड रिसर्च का उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना होता है। जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उसका समाधान आपका अप्लाइड रिसर्च में होता है। जबकि बेसिक रिसर्च जो होता है का उद्देश्य नए सिद्धांतों और ज्ञान का सृजन करना होता है। जो नया नया सिद्धांत होता है, ज्ञान होता है, उसका सृजन जो है बेसिक रिसर्च में होता है। ठीक,
नेक्स्ट आते हैं, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द वेरिएबल दैट इज डेलिबरेटली मैनिपुलेटेड कॉल्ड, यानी कि प्रायोगिक शोध में जानबूझकर बदला जाने वाला चर कहलाता है, यानी कि जो जानबूझकर बदला जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आप डिपेंडेंट में नहीं इंडिपेंडेंट में ही चेंज कर सकते हैं, इसलिए जो होता है जो बदलने वाला चर होता है आपका वो स्वतंत्र चर होता है, ठीक है। यानी कि चलिए ठीक है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंट्रोल एंड मैनिपुलेटेड। अब समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो कंट्रोल में होता है, मैनिपुलेटेड कंट्रोल भी कंडीशन में होना चाहिए और मैनिपुलेट भी होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है किसके बाय द रिसर्चर के द्वारा, रिसर्चर टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट आता है। इस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। स्वतंत्र चर को शोधकर्ता नियंत्रित एवं परिवर्तित करता है ताकि उसके प्रभाव को आश्रित चर पर देखा जा सके और कारण कार्य संबंध स्थापित किया जा सके, क्या कारण है क्या संबंध है इसे देखा जा सके। जी चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। If the calculated value of t is greater than the table value, it indicate that, मतलब कि यदि गणितीय t मूल्य सारणी मान से अधिक हो तो यह दर्शाता है, मान लीजिए t मान से अधिक हो क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो रहा है, रिजेक्ट होगा। शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाएगी, वो जो होता है चलिए टी गणितीय दर्शाता है, ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा। व्हेन द कैलकुलेटेड टी वैल्यू एक्सीड द क्रिटिकल टेबल वैल्यू, जब एक्सीड होता है क्रिटिकल टेबल वैल्यू में तो द डिफरेंस between groups is statistically significant leading to rejection of null hypothesis, यानी कि null hypothesis जो होता है रिजेक्ट होता है, उस कंडीशन में आपका क्या होता है, t ग्रेटर होता है। यानी कि जब गणितीय t मूल्य सारणी मान से अधिक होता है तो समूहों के बीच अंतर सांख्यिकीय रूप सार्थक माना जाता है और शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है, यही होता है t ग्रेटर, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। Which type of research is most suitable for improving teaching practice through the continuous feedback, यानी कि निरंतर प्रतिपुष्टि जो फीडबैक होता है द्वारा शिक्षण में सुधार हेतु कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, जो शिक्षण में सुधार किया जाता है। देखिए इम्प्रूविंग की बात आई सीधे एक्शन रिसर्च पे फोकस करना है, कुछ सोचना समझना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि एक्शन रिसर्च साइक्लिक होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, इम्प्रूवमेंटेबल होता है, ओरिएंटेड होता है, इट यूजेज कंटिन्यूअस फीडबैक इसमें होता है फ्रॉम क्लासरूम सिचुएशंस मॉडिफाई एंड इम्प्रूव टीचिंग स्ट्रेटजी को एनहांस करता है। यानी कि एक्शन रिसर्च जो होता है भाई, एक्शन रिसर्च चक्रीय होता है, आत्मचिंतनात्मक और सुधारोन्मुखी होता है। इसमें कक्षा से मिलने वाली निरंतर प्रतिपुष्टि के आधार पर शिक्षण विधियों में सुधार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ा जाए क्वेश्चंस की ओर। Which sampling technique ensure that the every unit of population has an equal chance of selection, मतलब कि कौन सी नमूना विधि में जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को, ठीक है, जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को समान अवसर मिलता है, वो बताइए। तो देखिए जब हम स्ट्रेटिफाइड करेंगे तो नहीं मिलता है, सिस्टमेटिक नहीं, रैंडमली जब उठाते हैं ना कोई चीज को तो इक्वल चांस होता है मिलने का। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग साधारण यादृच्छिक नमूनाकरण जब लेते हैं तो चांस होता है कि इक्वल सिलेक्शन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या पे सी सही होगा। क्योंकि आप कोई चीज माने सपोज डेट जब आप इक्वल लेते हैं तो क्या होता है उसमें ज्यादा होता है डाटा सही, आप रैंडम उठाते हैं तो रैंडम सिलेक्ट करते हैं तो किसी कहीं से भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है आपका। सिंपल रैंडम सैंपलिंग किससे बेस्ड होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है, जहां वेयर
Each unit of the population has an equal chance of being selected. Equal chance होता है कि पॉपुलेशन का वहां पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। यानी कि साधारण यादृच्छिक नमूनाकरण में जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को समान अवसर मिलता है, जितना भी है सबको समान अवसर मिलता है, जिससे पक्षपात बायसनेस की संभावना कम हो जाती है और बायसनेस कम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। Which variable is affected by the manipulation of independent variable? यानी कि स्वतंत्र चर के हेरफेर से प्रभावित होने वाला चर कौन सा है? जो हेरफेर से प्रभावित होता है तो वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो हेरफेर से प्रभावित होता है, आश्रित चर, ठीक है। यानी कि द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द आउटकम वेरिएबल whose changes are observed due to manipulations of independent variable में मैनिपुलेट करा जाता है, कहाँ पर डिपेंडेंट टर्म होता है। आश्रित चर वह परिणाम चर है जिसमें परिवर्तन स्वतंत्र चर के हेरफेर के कारण होता है, वो आपका क्या होता है, आश्रित चर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या है, रिएबिलिटी ऑफ ए टेस्ट रेफर्स टू, किसी परीक्षण की रियलिबिलिटी किससे संबंधित होती है? तो रियलिबिलिटी जो होता है आपका कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, परिणामों की स्थिरता पे क्या होता है आपका रियलिबिलिटी होता है, और ये पार्ट किसका है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है, ठीक है। ये किसमें होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। यानी कि रियलिबिलिटी मींस कंसिस्टेंसी होता है फॉर ऑफ मेजरमेंट। रिलायबल टेस्ट गिव्स सिमिलर रिजल्ट्स ऑन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन। रियलिबिलिटी का अर्थ है मापन की स्थिरता, अर्थात बार बार प्रयोग करने पर समान परिणाम प्राप्त होना, यही क्या होता है आपका रियलिबिलिटी होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, वैलिडिटी ऑफ रिसर्च टूल मतलब क्या होता है भाई, किसी शोध उपकरण की वैलिडिटी का अर्थ क्या है, वैलिडिटी का मतलब क्या है, तो इट मेजर व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर, वह वही मापता है जिसे मापना चाहता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही, मतलब जो चाहता है मापना वही मापता है, तो वैलिडिटी का मतलब होता है कि बात वैलिड हो गया, बात सही हो गया। ये भी जो आपका पार्ट है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही पार्ट है, ठीक ना। चलिए, वैलिडिटी इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली मेजर द इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट को मेजर करा जाता है। वैलिडिटी जो होता है ना, यह दर्शाती है कि कोई उपकरण वास्तव में उसी गुण या अवधारणा को माप रहा है जिसके लिए वह बनाया गया है, क्या वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमको वैलिडिटी से पता चल जाता है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आया जाए, ए ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है आपका है कि ए ब्लूप्रिंट और प्लान ऑफ ए रिसर्च स्टडी इज नोन एज, यानी कि जो ब्लूप्रिंट क्या है भाई, जब रिसर्च शुरू करते हैं तो ब्लूप्रिंट कहाँ शुरू होता है, किसी शोध अध्ययन की रूपरेखा या योजना क्या कहलाती है बताइए, जब शोध योजना बनाते हैं तो क्या कहलाती है वो, रिसर्च डिजाइन। क्या होता है, जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उसी को कहा जाता है रिसर्च डिजाइन, यानी कि शोध अभिकल्पना, ये आपका क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। यानी कि रिसर्च डिजाइन इज द ओवरऑल प्लान होता है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्या क्या करना है रिसर्च में। इन्वेस्टिगेशन विच गाइड डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, डाटा कलेक्शन भी करा जाता है, उसके बाद डाटा का एनालिसिस भी करते हैं। ये प्रॉपर वे में एक रिसर्च होता है जो ब्लूप्रिंट में यानी कि रिसर्च डिजाइन में लिखा जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। रिसर्च डिजाइन किसी भी शोध की संपूर्ण योजना होती है, संरचना और रणनीति होती है जो डेटा संग्रह एवं विश्लेषण की दिशा निर्धारित करती, डाटा संग्रह कैसे विश्लेषण करेंगे इसमें शामिल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एन एडल्ट लर्नर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक वयस्क शिक्षार्थी, ठीक है, एक वयस्क शिक्षार्थी एडल्ट लर्नर की प्रमुख विशेषता क्या होती है, विशेषता बताइए। देखिए आप खुद सोचेंगे, जो एडल्ट लर्नर होते हैं क्या होते हैं, खुद से पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस से पढ़ते हैं, वही एडल्ट लर्नर होंगे। जैसे अभी हाँ आप लोग जो
इस स्टेज में है, जो अभी पीएचडी का एग्जाम देंगे, पैट का एग्जाम देंगे, नेट का एग्जाम देंगे, आपका जो स्टेज है वो स्टेज किसमें है, एडल्ट लर्नर में स्टेज है। यानी कि क्या होंगे, सेल्फ डायरेक्टेड और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, समझ में आ गया होगा। आत्मनिर्देशित एवं अनुभव आधारित अधिगम जो होता है वो एडल्ट लर्नर में होता है। बच्चा को जो लर्नर होता है, जिसे हम मेमोरी लेवल टीचिंग बोलते हैं, वहाँ सिर्फ रटना होता है, उसको टीचर जैसे डायरेक्ट करेगा वैसा स्टूडेंट डायरेक्ट होता है। लेकिन ये जो लेवल है, पीजी का लेवल, पीएचडी का लेवल, यहाँ क्या होता है, यहाँ एडल्ट लर्नर का बात आ जाती है और खुद से करना, एक्सपीरियंस से करना ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, यानी कि एडल्ट लर्नर्स आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ एंड्रोगोगी का पार्ट हुआ जी। दे आर, ये खुद का होता है, सेल्फ डायरेक्टेड, इंटरनली मोटिवेटेड, खुद से जितना मोटिवेट होंगे उतना बेटर है, एंड ब्रिंग रिच लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा जाता है, एंड द लर्निंग सिचुएशंस दे प्रीफर द प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग रेदर देन द सब्जेक्ट सेंटर्ड लर्निंग, एंड क्या है, वांट टू इमीडिएट एप्लीकेशन का जरूरत पड़ता है, किसमें होता है, ये एडल्ट लर्नर में होता है, एंड नॉलेज ऑफ रियल लाइफ को सॉल्व करा जाता है। ठीक है, यानी कि वयस्क शिक्षार्थी एंडोगोजी के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जो वयस्क से स्टूडेंट होते हैं वे आत्मनिर्देशित होते हैं, आंतरिक प्रेरणा से सीखते हैं। ठीक है, अपने जीवन के अनुभवों को अधिगम में जोड़ते हैं, उनका जो जीवन का अनुभव है ना वो अधिगम में जोड़ते हैं। वो विषय केंद्रित के बजाय समस्या केंद्रित अधिगम पसंद करते हैं। भाई समस्या क्या है, पढ़ भी रहे हैं तो क्या समस्या है, इस चीज को फोकस करते हैं तथा ज्ञान का तात्कालिक प्रयोग चाहते हैं। यही जो होता है एडल्ट लर्नर का एक विशेषता है, जो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग प्राइमरी फोकस ऑन, यानी कि छात्र केंद्रित अधिगम का मुख्य केंद्र होता है। क्या होता है मुख्य केंद्र भाई, छात्र केंद्रित। तो इसमें देखिए जब स्टूडेंट रहेगा तो क्या होगा, एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा ना, स्टूडेंट क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या टीचर सेंटर रहेगा, अगर टीचर सेंटर रहता है तो क्या होगा, स्टूडेंट पैसिव होगा। जब टीचर सिर्फ लेक्चर देंगे तो स्टूडेंट पैसिव होता है, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनोमी ऑफ लर्नर, यानी कि विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी एवं स्वेच्छा जो होता है आपका, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक, कहीं कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग इज रूटेड इन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी वेयर लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, खुद एक्टिव रहता है लर्नर्स थ्रू द इंटरेक्शन, discussion, exploration and reflections. The teacher act as a facilitator, teacher सिर्फ facilitator होते हैं, guider होते हैं, rather than a transmitter of information, जो information होता है उसे ट्रांसमिट करा जाता है। यानी कि छात्र केंद्रित अधिगम निर्माणवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, जो निर्माण सिद्धांत होता है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता, संवाद और अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी कि जो उनका अनुभव होता है, अनुभव के माध्यम से भी ज्ञान का निर्माण होता है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, न कि केवल ज्ञान देने वाले की, सिर्फ मार्गदर्शक, सिर्फ गाइड करना है। फैसिलिटेटर का भूमिका निभाते हैं, सिर्फ गाइड करते रहिए और स्टूडेंट खुद से अपना पढ़ाई लिखाई जो भी है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, खुद से समझेगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है, टीचर सेंटर क्लासरूम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, यानी कि शिक्षक केंद्रित कक्षा का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। जब शिक्षक केंद्रित हो तो उसका सर्वोत्तम वर्णन क्या है, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर डेमोक्रेटिक एंड फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है, लर्नर कंट्रोल ये नहीं हो सकता है, यानी कि डोमिनेटेड बाय लेक्चर बाय एंड अथॉरिटी, यानी कि सिर्फ टीचर सेंटर में सिर्फ लेक्चर को डिलीवर करा जाता है, यानी कि व्याख्यान और अधिकार से नियंत्रित करा जाता है, यही होता है टीचर सेंटर। डेमोक्रेटिक नहीं मिलता, डेमोक्रेटिक कब मिलता है, जब स्टूडेंट सेंटर होता है तो आप बोल सकते हैं, आज़ादी बोलने की होती है और आप कहीं से भी इनफॉर्मल फॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। इन्हें टीचर सेंटर अप्रोच, अगर टीचर सेंटर अप्रोच में आते हैं तो द टीचर कंट्रोल कंटेंट, टीचर अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को कंट्रोल करके लाते हैं। पेश
अपने अनुसार शांति, इंटरेक्शंस एंड इवैल्यूएशन करते हैं। स्टूडेंट प्ले पेसिव रोल, स्टूडेंट सिर्फ पैसिव रोल, निष्क्रिय होते हैं, वहां पे सिर्फ टीचर बोलेंगे और स्टूडेंट सुनेंगे। ठीक है, सुनिए, टीचर लेक्चर दे रहे हैं और स्टूडेंट वहां पे सुन रहे हैं। एंड नॉलेज फ्लोज वन वे फ्रॉम द टीचर टू लर्नर, यहाँ नॉलेज सिर्फ वन वे जा रहा है ना भाई, टीचर सिर्फ स्टूडेंट को दे रहा है तो वन वे नॉलेज है। वन वे नॉलेज उतना इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, यानी कि शिक्षक केंद्रित पद्धति में शिक्षक विषय वस्तु, गति, अंतःक्रिया और मूल्यांकन को नियंत्रित करता है। विद्यार्थी अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहते हैं और ज्ञान का प्रवाह एक तरफा होता है, क्योंकि ज्ञान तो दो तरफा होता नहीं, वहां पे ज्ञान एक तरफा होता है। ठीक है, चला जाए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेल्फ मोटिवेशन इन लर्निंग मीन्स, यानी कि अधिगम में आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ क्या है भाई? सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या निकल के आता है? तो लर्निंग ड्राइवन बाय इनर इंटरेस्ट एंड गोल्स, आंतरिक रुचि एवं लक्ष्य से प्रेरित अधिगम जो होता है ना, जो खुद से, जब देखिए, जब अंदर से मोटिवेशन निकले, क्या होता है? खुद का जो मोटिवेशन होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है, और ये मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता। भले आपको टीचर बहुत मोटिवेट कर ले, लेकिन कुछ देर के बाद आप शायद उस मोटिवेशन को भूल जाएंगे, लेकिन जो खुद स्टूडेंट के अंदर से जो मोटिवेशन निकलता है, मुझे चीज करना है, वो कभी खत्म नहीं होता। ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक है, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन इज इंट्रिंसिक नेचर का होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? सेल्फ मोटिवेशन जो होता है इंट्रिंसिक नेचर का होता है, एंड लीड्स टू डीप, जो डीप होता है, मीनिंगफुल भी होता है, एंड लॉन्ग टर्म लर्निंग, लंबे समय तक वो लर्निंग टिकता। मैंने क्या बोला? जो खुद से मोटिवेशन निकलेगा ना, वो लंबे समय तक आपका लर्निंग चलेगा। ठीक है, सच लर्नर सो परसिस्टेंस, क्यूरियोसिटी वहां पर होता है, ऑटोनॉमी भी होता है, यानी कि आत्म प्रेरणा आंतरिक होती है जी, खुद का होता है, और गहन, अस्थायी एवं अर्थपूर्ण अधिगम को जन्म देती है। ऐसे विद्यार्थी जिज्ञासु होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और निरंतर प्रयासशील होते हैं, और उस चीज को वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आया जाए। टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मेनली इफेक्ट्स, यानी कि शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि मुख्य रूप से किसे प्रभावित करती है? तो टीचिंग एटीट्यूड, क्या है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, क्लासरूम इंटरेक्शन, यानी कि शिक्षण दृष्टिकोण, अपेक्षाएं, या कक्षा अंतःक्रिया जी, इसको जो है इफेक्ट करता है टीचिंग का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि इसको इफेक्ट करता है। ठीक है, क्यों करता है इस चीज को देख लिया जाए कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड शेप जो होता है, टीचर वैल्यूज और टीचर का वैल्यूज दिखता है। कम्युनिकेशन स्टाइल, क्या उसका बोलने का तरीका है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्टाइल को देखा जाता है। सेंसिटिविटी टू लर्नर्स, जो एक्सपेक्टेशन होता है फ्रॉम द स्टूडेंट एंड क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट करा जाता है। अगर अच्छा फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब कि जो स्पीकिंग सही होना चाहिए। इट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द क्लासरूम क्लाइमेट एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, वो जो होता है क्लासरूम को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या रहा। ठीक है, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उसके मूल्यों, संप्रेषण शैली, विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता क्या है, अपेक्षाओं तथा कक्षा प्रबंधन को प्रभावित करती है। ठीक है, कक्षा प्रबंधन क्या करती है? प्रभावित करती है, जिससे कक्षा का वातावरण और अधिगम अवसर दोनों प्रभावित होते हैं कि उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड टीचर का क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 21, टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मेनली अफेक्ट्स, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि मुख्य रूप से किसे प्रभावित करती है? ये बताइए कि किसे प्रभावित करती है मुख्य रूप से? तो टीचिंग एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशन एंड क्लासरूम इंटरेक्शन को प्रभावित करती है। शिक्षण दृष्टिकोण, अपेक्षाएं एवं अंतःक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड शेप टीचर्स वैल्यूज, कम्युनिकेशन स्टाइल, सेंसिटिविटी लर्नर्स,
एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट को देखता है। इट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस क्लासरूम क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि शिक्षक जो है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उसके मूल्यों, संप्रेषण शैली, विद्यार्थियों को प्रति संवेदनशीलता, अपेक्षाओं तथा कक्षा प्रबंधन प्रभावित करती है, जिससे कक्षा का वातावरण अधिक अवसर दोनों प्रभावित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। ए पॉजिटिव क्लासरूम सिचुएशंस इज करेक्टराइज्ड बाय, सकारात्मक कक्षा स्थिति की पहचान किससे होती है कि कक्षा सकारात्मक हो रहा है? तो जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एक्टिव एंगेजमेंट, परस्पर सम्मान और सक्रिय सहभागिता जब होता है ना, तब लगता है कि क्लास एक पॉजिटिव सिचुएशन की ओर जा रहा है। जब समझदारी आती है, जब समझ आता है, तो ऐसा लगता है क्लास जो होता है पॉजिटिव वे में मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव क्लासरूम जो होता है आपका सिचुएशन इनकरेज म्यूचुअल रेस्पेक्ट। जी हाँ, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, कोलैबोरेशन एमंग लर्नर्स का कोलैबोरेशन मिलके बातें करना, पढ़ना, प्रमोटिंग द मीनिंगफुल एंड एक्टिव लर्निंग। यस, यानी कि सकारात्मक कक्षा स्थिति छात्रों में पारस्परिक सम्मान बढ़ता है, मानसिक सुरक्षा होती है, सक्रिय सहभागिता और सहयोग को बढ़ावा देती है। वही आपका एक पॉजिटिव क्लासरूम होता है, जिससे अधिगम सार्थक और प्रभावी बनता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट प्राइमरी प्रमोट्स, यानी कि जो समर्थनात्मक होता है कक्षा वातावरण मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देता है? ये बताइए कि मुख्य रूप से सपोर्टिव क्लासरूम किसे बढ़ावा देता है? ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो ये जो आपका होगा एक्सप्लोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है। ठीक है, एक्सप्लोर करता है बातें को, क्रिटिकल सोचने की क्षमता बढ़ता है और कोलैबोरेशन करता है। इन्वेंशन, आलोचनात्मक सोच और सहयोग की जब भावना आती है, वो क्या होता है आपका समर्थनात्मक कक्षा होता है। यानी कि ये सपोर्टिव क्लासरूम इनकरेजेज लर्नर्स टू आस्क क्वेश्चन, लर्नर को क्वेश्चंस भी करते हैं, एक्सप्लोर आइडियाज को बताना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना, कोलैबोरेट विद पीयर्स which enhances the higher order लर्निंग स्किल्स को बढ़ाना। ये क्या होता है? सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है। यानी कि जो समर्थनात्मक कक्षा होता है वातावरण छात्रों को प्रश्न पूछने, विचारों का अन्वेषण करने के लिए, आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, विकसित करने और सहपाठियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उच्च स्तरीय अधिगम कौशल विकसित होते हैं। यानी कि इस तरह पे उच्च स्तरीय अधिगम कौशल ज्यादा विकसित हो गए। ठीक, अब 24 में आते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन स्टूडेंट लीड्स टू, छात्रों में आंतरिक प्रेरणा किस परिणाम की ओर ले जाती है? जब छात्रों में आंतरिक प्रेरणा आती है तो किसके ओर ले जाती है? डीप, ठीक है, क्या होगा? डीप सस्टेन्ड एंड मीनिंगफुल लर्निंग की ओर ले जाती है, गहन अध्ययन बढ़ता है, अस्थायी होता है और सार्थक अधिगम किसकी ओर ले जाती है? आंतरिक प्रेरणा की ओर ले जाती है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है एराइजेस फ्रॉम क्यूरियोसिटी से आता है, पर्सनल गोल से आता है, आपको कुछ करना है, ऐसा ठान रहे कि मुझे एग्जाम निकालना है, तो इससे इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, पढ़ने में इंटरेस्ट भी जगता है। इट इनकरेज द लर्नर्स टू परसिस्ट, एक्सप्लोर, बातें को एक्सप्लोर करना, समझना, कंसेप्ट डीपली बढ़ता है, अचीव लॉन्ग लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग, और आप लंबे समय तक इसे बना करके रख सकते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा जिज्ञासा व्यक्तिगत लक्ष्य और रुचि से उत्पन्न होती है, जो अस्थायी होती है, लंबे समय तक होती है। यह छात्रों को निरंतर प्रयास करने, अवधारणा को गहराई से समझने और दीर्घकालिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि लंबे समय तक आप इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शंस प्राइमरी डेवलप, यानी कि सक्रिय कक्षा
अंतःक्रिया मुख्य रूप से किसे विकसित करती है, बताइए किसे विकसित करती है मुख्य रूप से। तो मैंने इससे पहले ही बताया, जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है ना, वही आपका इफेक्टिव क्लासरूम होता है। तो डायरेक्ट आंसर हिट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड सोशल स्किल जो होता है भाई, आलोचनात्मक सोच, सहयोग और सामाजिक कौशल, ये आपका इफेक्टिव क्लासरूम होता है। ठीक है, यानी कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस दैट इज एक्टिव, पार्टिसिपेटरी एंड रिफ्लेक्टिव, प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड सोशल स्किल्स अमंग लर्नर्स। ठीक है, ये जो आपका होता है इफेक्टिव क्लासरूम होता है, यानी कि सक्रिय सहभागिता, प्रधान और चिंतनशील कक्षा, अंतःक्रिया छात्रों में आलोचनात्मक सोच, टीम वर्क, समस्या समाधान क्षमता और सामाजिक कौशल को विकसित करती है, जो आधुनिक शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य हैं और ये आधुनिक शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य के रूप में आते हैं। ठीक, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक्टिव लर्निंग प्राइमरीली इनहांसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, यानी कि सक्रिय अधिगम जो होता है, एक्टिव लर्निंग मुख्यतः छात्रों में किस कौशल को बढ़ावा देता है, बताइए कि छात्रों में किस कौशल को बढ़ावा देता है एक्टिव लर्निंग में। ठीक है, तो बता ही सकते हैं किसे बढ़ावा देता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है ना भाई, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आता है, जो कि एक्टिव लर्निंग में ही होता है, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और किसी में नहीं होता है। यानी कि आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जो भी होता है वो आपका एक्टिव लर्निंग में होता है। ये चीज ध्यान देंगे, क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि एक्टिव लर्निंग इंगेजेस स्टूडेंट्स थ्रू द डिस्कशन में एक्टिव लर्निंग होता है, कोलैबोरेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो भी होता है आपका, ये सब का सब एक्टिव लर्निंग में होता है। ये डेवलप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल जो बढ़ता है एक्टिव लर्निंग में, लाइक एनालिसिस करने की प्रवृत्ति, इवैल्यूएशन करने की प्रवृत्ति, सिंथेसिस रेदर देन द रूट मेमोराइजेशन, रटने वाला को छोड़ करके रट्टाफिकेशन का अलग बात हो गया। ठीक है, सक्रिय अधिगम में छात्र चर्चा, सहयोग, प्रयोग और समस्या समाधान सक्रिय होते हैं। यह रटंत अधिगम की बजाय उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल जैसे विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण को विकसित करता है। वही जो होता है आपका एक्टिव लर्निंग होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ा जाए। क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन एजुकेशन एम्फसाइजेस, शिक्षा में निर्माणवादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है निर्माणवादी दृष्टिकोण किस पे जोर देता है, ये बताइए कि निर्माणवादी सोच किस पे जोर देता है। तो लर्नर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, अनुभव के आधार पर ज्ञान का जो निर्माण करा जाता है वही आपका क्या होता है, निर्माणवादी होता है। ठीक है, यानी कि अनुभव, जो आप अनुभव से ज्ञान सीखते हैं ना, वो खुद का निर्माण होता है, एक्सपीरियंस होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है आर्गू दैट लर्नर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय इंटीग्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशंस भी जनरेट होता है विथ किसके हेल्प से, प्रायर एक्सपीरियंस, जो पहले का एक्सपीरियंस होता है। लर्निंग इज कॉन्सेप्चुअल, रिफ्लेक्शन एंड प्रॉब्लम बेस्ड होता है, यानी कि निर्माणवाद कहता है कि विद्यार्थी नए ज्ञान को अपने पूर्व अनुभव से जोड़कर, जो उसके पास नया ज्ञान है, पूर्व अनुभवों को जोड़कर सक्रिय रूप से बनाते हैं। अधिगम संदर्भित, चिंतनशील और समस्या आधारित होता है। वही जो आपका होता है यहाँ पे शिक्षा में निर्माणवादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए ठीक है, ए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इन क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, यानी कि कक्षा में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट सबसे प्रभावी तब होता है जब, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कक्षा में कब प्रभावी होगा ये बात पूछा जा रहा है। तो रिवार्ड आर कंसिस्टेंट, जब रिवार्ड दिया जाता है क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड इमीडिएटली फॉलो डिजायर्ड बिहेवियर, पुरस्कार लगातार और इच्छित व्यवहार के तुरंत बाद दिए जाए
तो ये क्या होता है, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है, यानी कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण होता है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी होता है। पॉजिटिव क्या हुआ, स्ट्रेंथ मिला ना, रिवार्ड दिए तो मोटिवेशन इससे बढ़ेगा। डिजायर्ड बिहेवियर्स व्हेन अप्लाइड कंसिस्टेंटली होना चाहिए, लगातार, एंड इमीडिएटली आफ्टर द बिहेवियर, यानी कि इट मोटिवेट लर्नर्स इंट्रिंसिकली, मोटिवेट इससे भी मिलता है, एंड बिल्ड्स लॉन्ग टर्म हैबिट को डेवलप होता है। यानी कि सकारात्मक शुद्धिकरण जो होता है इच्छित व्यवहार को तब मजबूत करता है जब उसे लगातार और तुरंत व्यवहार के बाद लागू किया जाए, लगातार और तुरंत किया जाए तो उसे ज्यादा लागू करने में मदद मिलता है। यह छात्रों के आंतरिक रूप से प्रेरित करता है, देखिए यह आंतरिक रूप से प्रेरित करता है और दीर्घकालिक आदतें बनाता है जिससे कि बेटर होता है, ठीक। इससे मतलब कि एक्चुअली पॉजिटिव एनफोर्समेंट डेवलप होता है, ठीक ना। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, एक कंडक्टिव क्लासरूम क्लाइमेट प्राइमरी सपोर्ट्स, यानी कि एक अनुकूल कक्षा वातावरण मुख्यतः किसे समर्थन करती है, कि एक अनुकूल कक्षा हो तो वातावरण किसको समर्थन करती है, तो ट्रस्ट, कोलैबोरेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन को प्रोसेस मतलब कि समर्थन करती है। विश्वास, सहयोग और खुला संवाद होता है एक अच्छा क्लाइमेट एक कंडक्टिव क्लासरूम में, ठीक है। यानी कि एक पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट इनहांसेस द स्टूडेंट एंगेजमेंट, स्टूडेंट वहां पर एंगेजमेंट रहेंगे। रिस्क टास्किंग, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, कोलैबोरेशन होगा, ट्रस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन होता है, इंक्रीज द इंक्वायरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग में, ठीक है। यानी कि सकारात्मक कक्षा वातावरण छात्रों की भागीदारी, जोखिम लेने की क्षमता, सहभागिता और सहयोग को जो है बढ़ाता है। विश्वास और खुला संवाद, जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है, ये आलोचनात्मक सोच भी इससे बढ़ता है, ठीक है, कंडक्टिव क्लासरूम में। देखिए मेन क्रिटिकल थिंकिंग ही डेवलप होना चाहिए, इससे सोचने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती है विद्यार्थी में, और ये आता है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल इन स्टूडेंट इम्प्लाई दैट, छात्रों में विभिन्न अधिगम शैलियों में किसका संकेत देती है, ये बताइए कि किसका संकेत देती है। तो ये होगा, टीचिंग शुड अडेप्ट टू इंडिविजुअल लर्निंग प्रेफरेंसेस, शिक्षण को व्यक्तिगत अधिगम प्राथमिकताओं के अनुसार अनुकूलित करना चाहिए। ये जो होता है डिफरेंट होता है लर्निंग में, ठीक। यानी कि स्टूडेंट हैव डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंसेस, से विजुअल हुआ, ऑडिटरी हुआ, काइनेटिक्स हुआ। इफेक्टिव टीचिंग अडेप्ट टू दीज डिफरेंसेस, और डिफरेंस दिखता है इफेक्टिव टीचिंग में, प्रोवाइडिंग मल्टीपल मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इनहांस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। छात्रों की अधिगम प्राथमिकताएं विभिन्न होती है। दृश्य श्रवण क्रियात्मक, प्रभावी शिक्षण इन विभिन्नताओं के अनुसार अनुकूलित होना चाहिए और समझ बढ़ाने के लिए बहु आधारित शिक्षण विधियां अपनानी, एक नहीं 10 विधि, जितना विधि अपना सकते हैं अपनानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब एक क्वेश्चन कुछ कंप्यूटर से रहा, ठीक है। ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नोटिस दैट मल्टीपल डिवाइस इन द सेम नेटवर्क को नोटिस दिया जाता है, तो कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली यूजिंग आईपी एड्रेस, व्हाट कैन स्टिल एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट को एक्सेस करा जाता है बिना आईपी एड्रेस का, तो व्हिच इज मोस्ट लाइकली कॉज, एक नेटवर्क व्यवस्थापक देखता है कि एक ही नेटवर्क में कई डिवाइस सीधे आईपी से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं। सबसे संभावित कारण क्या है, ये बताइए कि सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। तो मिसकॉन्फ़िगर्ड सबनेट मास्क, सबनेट मास्क का गलत कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, यहाँ पे जो गलत कॉन्फ़िगरेशन हो, लग रहा है कि नेट कनेक्ट है, नेट कनेक्ट है, ये नहीं है, ठीक है। यानी कि ए सबनेट मास्क डिफाइन द नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन को डिफाइन करता है, जो कि आईपी एड्रेस if misconfigured device cannot communicate within the same local network but may still route the internet via gateway,
यानी कि सबनेट मास्क आईपी पते के नेटवर्क और होस्ट हिस्सों को परिभाषित करता है। यदि गलत सेट किया गया है तो डिवाइस एक ही लोकल नेटवर्क में संवाद नहीं, गलत गलत सेट है तो डिवाइस संवाद नहीं कर सकते, लेकिन गेटवे के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं। जो गेटवे होता है उसके माध्यम से जो है इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which scenario best illustrate the primary functions of DNS? ठीक है, यानी कि DNS का प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है। डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, नहीं जानते हैं, जान ले, एग्जाम में आ सकता है। कौन सा परिदृश्य डीएनएस के प्राथमिक कार्य को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है वो बताना है। तो ट्रांसलेटिंग www example.com 192 ये जो है को क्या करता है, ये डीएनएस को जो है दर्शाता है। ठीक है, यानी कि डीएनएस मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम टू आईपी एड्रेसेस इन इनेबलिंग ब्राउजर्स टू लोकेट द सर्वर ऑन द इंटरनेट। यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो होता है मानव पठनीय होता है, डोमेन नामों को आईपी में बदलता है जिससे ब्राउजर इंटरनेट पर सर्वर ढूंढ पाते हैं और सर्वर उसको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, यही होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। एक आईडी जनरेट होता है जो वहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है, ये डोमेन नेम रहा। अब जब सिस्टम ऑन करते हैं तो एडमिट कार्ड निकालते हैं तो वहाँ पे दिखता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक कंपनी वांट्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, एक कंपनी जो अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है टू इंटरनल सर्वर व्हाइल अलाउइंग इंटरनेट ब्राउजिंग, व्हिच टेक्नोलॉजी शुड बी इम्प्लीमेंटेड। यानी कि एक कंपनी आंतरिक सर्वरों तक अनाधिकृत पहुंच को रोकना चाहती है, कोई हमारे पास ऐसा सर्वर ना आवे, जबकि इंटरनेट ब्राउजिंग की अनुमति देना चाहती है, इंटरनेट जो होता है ब्राउजिंग की अनुमति देना चाहती है, तो किस तकनीक को लागू किया जाना चाहिए जिससे उसे रोका जा सकता है। यहाँ पर फायरवेल क्या होता है, फायरवेल का यूज किया जाता है। ठीक है, फायरवेल क्या होता है देखते हैं। फायरवेल मॉनिटर्स एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क। फायरवेल जो होता है इनकमिंग और आउटगोइंग को कंट्रोल करता है, नेटवर्क को, ट्रैफिक को, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग। इट ब्लॉक द अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है फायरवॉल, while allowing the legitimate connections। यानी कि फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है, क्या करती है, ट्रैफिक की निगरानी करती है और नियंत्रण करता है, सुरक्षा नियमों के आधार पर अनाधिकृत पहुंच को रोकता है और वैध कनेक्शन की अनुमति देता है। जो आने वाला है उसको अनुमति देता है, जो वैध नहीं है उसे रोकता है। यही क्या होता है, फायरवॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। व्हिच क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल प्रोवाइड्स विजुअलाइज्ड, हाँ क्या क्वेश्चन है, व्हिच क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर रिसोर्सेस ओवर द इंटरनेट। यानी कि कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल इंटरनेट पर वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर संसाधित प्रदान करता है, ये बताइए कौन सा करता है। तो यहाँ पे जो होगा आस होगा। ठीक है, आस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसको आस बोलते हैं शॉर्टकट में। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए सर्विस जो होता है क्या करता है आपका, इंटरनेट को क्लाउड कंप्यूटिंग से वर्चुअलाइज करता है हार्डवेयर के रूप में, यानी कि क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। ठीक है, पास क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है। सास क्या होता है, सॉफ्टवेयर का बात रहेगा तो आपका सास हो जाएगा। पास रहेगा प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म जा रहेगा नेटवर्क तो पास हो जाएगा। डाटा ट्रांसफर का रहेगा तो दास हो जाएगा। ये सब आप देख लेंगे। ठीक, चलिए आज जो होता है एक्चुअली प्रोवाइड द वर्चुअल मशीन से प्रोवाइड करता है एक्चुअली स्टोरेज नेटवर्किंग ओवर द इंटरनेट। यूजर्स कैन डिप्लॉय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस को अप्लाई करता है यूजर्स विदाउट मैनेजिंग फिजिकल हार्डवेयर, बिना फिजिकल हार्डवेयर के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर से आस होता है। आस जो होता है एक्चुअली क्या होता है, इंटरनेट वर्चुअल मशीन स्टोरेज और नेटवर्किंग प्रदान करता है। उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन तैनात कर सकते हैं, बिना भौतिक हार्डवेयर प्रबंधन के भी यह पॉसिबल होता है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, Which of the following best represent a phishing attack, मतलब कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि फिशिंग अटैक का बेस्ट कौन दिखाता है, ऑप्शन ये बताइए। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छे तरीके से फिशिंग हमला दर्शाता है वो बताइए। तो देखिए, फेक ईमेल रिक्वेस्ट करता है लॉगिन क्रेडेंशियल पे, लॉगिन क्रेडेंशियल मांगने वाला फेक ईमेल जो होता है वो फिशिंग का काम ज्यादा करता है, ठीक है, अटैक करता है, वही हुआ। यानी कि फिशिंग अटैक ट्रिक्स यूजर इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे पासवर्ड हुआ, बैंक डिटेल हुआ, ये पहले मेल के जरिए वो जानना चाहता है, वाया फ्रॉड जो करता है, ईमेल और वेबसाइट, व्हेन अपेयरिंग लेक्टिमेट, यानी कि फिशिंग हमले उपयोगकर्ता को संवेदनशील जानकारी मांगता है, जैसे कि पासवर्ड, बैंक विवरण देने के लिए। तो धोखाधड़ीपूर्ण ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से लोग आते हैं, ईमेल और वेबसाइट के माध्यम से क्या करते हैं, तो धोखाधड़ी करते हैं, जिससे वो डाटा ले लेते हैं, जो अक्सर वैध प्रतीत होती है, जो लगेगा सही है लेकिन वो क्या है, गलत है, उसको कुछ डाटा बताना नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, विच केमिकल कंटामिनेट इन ड्रिंकिंग वाटर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी कि पीने के पानी में कौन सा रासायनिक संदूषक सबसे अधिक ब्लू बेबी सिंड्रोम से जुड़ा है, ये बताइए। तो ये नाइट्रेट जो होता है, ये किसमें होता है, सबसे ज्यादा ब्लू बेबी सिंड्रोम में जुड़ा होता है नाइट्रेट, यानी कि हाई नाइट्रेट लेवल्स इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कन्वर्ट द हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है इनटू मिथाइनोग्लोबिन इन फेंट, बच्चा में जाता है, रिड्यूसिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड कॉजिंग साइनोसिस से बीमारी होती है, कमाली नॉन ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि पीने के पानी में उच्च नाइट्रेट स्तर शिशुओं में हीमोग्लोबिन को मेटा हीमोग्लोबिन में बदल सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो और त्वचा नीली पड़ जाती है, जिससे क्या कहा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, बच्चा का त्वचा नीली पड़ जाती है, इसलिए उसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ये सब नाइट्रेट की कमी से होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, which combination of pollutant is primarily responsible for urban smog and respiratory health issues, कौन से प्रदूषकों का संयोजन मुख्य रूप से शहरी धुंध, स्मॉग और श्वसन स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, ये बताइए। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है सबसे खतरनाक, ये अभी चल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अर्बन लोगों में हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्साइड का निकाय बहुत ज्यादा हार्मफुल कर रहा है, ठीक है। अर्बन स्मॉग रिजल्ट्स फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ अंडर सनलाइट, वाइल जबकि पार्टिकुलेट मैटर कार्बन मोनोऑक्साइड कंट्रीब्यूट टू द रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। दोनों जो है का पार्टिकुलेट मैटर और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉज करता है, यानी कि शहरी धुंध नाइट्रोजन ऑक्साइड और उड़नशील कार्बनिक यौगिक को सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रिया से बनती है, जबकि कनिकाएं और सीओ जो श्वसन संबंधी रोगों में योगदान करते हैं, यानी कि जो सांस के संबंधित बीमारी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कनिकाएं पार्टिकुलेट मैटर क्रिएट करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया जाए, discharging the untreated sewage into water bodies primarily leads to अविकसित अप्रकीर्तित सीवेज को जल निकायों में छोड़ने का मुख्यतः क्या होता है, छोड़ने के बाद तो क्या होगा, यूट्रोफिकेशंस बढ़ेगा, स्पीड ऑफ वाटर बोर्न डिजीज क्रिएट होता है, यूट्रोफिकेशंस और जल जनित रोगों का फैलाव बढ़ता है, जो डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड सीवेज नदी नाली में किया जाता है, ठीक है। अनट्रीटेड सीवेज introduces the organic matter and nutrient into water, ठीक है, causing excessive algae growth, eutrophications and contamination with pathogens leading to waterborne disease होता है। यानी कि अविकसित सीवेज पानी में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व लाता है, जिससे शैवाल अत्यधिक बढ़ते हैं, यूट्रोफिकेशंस और
रोग जनकों के जल जनित रोग फैलते हैं इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ओवर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोतों का मुख्य लाभ क्या है, ये बताइए कि दोनों का मुख्य लाभ क्या है भाई। तो रिन्यूएबल एनर्जी इनफाइनाइट है, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट एबिलिटी, लो लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, अनंत उपलब्धता और कम पर्यावरणीय प्रभाव होता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसे बार बार हम उत्पन्न कर सकते हो, ये कभी खत्म होने वाला एनर्जी नहीं है, वो होता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सोलर, विंड और हाइड्रो हुआ, जो पोल्यूशन लेस होता है, पोल्यूशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत कंडीशन को छोड़ करके, आर नेचुरली रेप्लेनिश एंड इमिट लिटिल और नो ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस का नामो निशान नहीं होता है, मेकिंग देम सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर, पवन, जल स्वाभाविक रूप से पुनः पूर्ति योग्य होता है और बहुत कम या कोई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं करते हैं, जिससे ये टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या है, विच इज मेजर ड्रॉबैक ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, यानी कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रमुख नुकसान क्या है। यहाँ नुकसान पूछ रहा है कि नुकसान क्या है बताइए। तो दे इमिट ग्रीन हाउस गैसेस एंड डिप्लेटिंग, यानी कि ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं और समाप्त हो रहे हैं। क्या है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है, क्या होता है, ग्रीन ऊर्जा को यूज नहीं करके पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या होता है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है। आप जितना धरती के नीचे से निकलेगा उतना ही खत्म होगा। ठीक है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक कोल हुआ, ऑयल हुआ, नेचुरल गैस हुआ और फाइनाइट एंड रिलीज CO2 रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पोल्यूटेंट भी रिलीज करता है। इससे हमारा इन्वायरमेंट भी पोल्यूट हो रहा है, कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का समस्या बनता है। यानी कि गैर नवीकरणीय स्रोत जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस सीमित है, लिमिट में है, खूब नहीं है, और CO2 तथा अन्य प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षय में योगदान करते हैं। ठीक है, इस तरह से आज हम आप लोग के बीच क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। आप लोग को जहां भी जो भी डाउट्स लगे कमेंट्स कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है PhD पैट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सीरीज है, जो भी इस पर कंटिन्यू रह रहे हैं उनका एग्जाम निकलेगा और 100% निकलेगा। सिर्फ जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको देख लें, सीरीज को देखते चलिए, तो आपका 100% श्योर है कि एग्जाम में आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को वहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नया लेक्चर के